चलिए हम लोग देखते हैं, कल के क्लास में हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गेन की थी। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने कहा था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त का नाम आता है। चंद्रगुप्त के बारे में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे, शक्तिशाली राजा भी थे। लेकिन उनके अगर बात करें उस साम्राज्य में सबसे महान कौन हुआ तो अशोक का नाम हम लोगों का आता है। आप लोग बताएंगे कि हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के बारे में या किसी भी साम्राज्य के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देखनी हो, जाननी हो, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कोई सोर्स हो जिसके बारे में हम लोग आसानी से पढ़ के बता पाए कि उस साम्राज्य में क्या क्या हुआ था। तो हम लोगों ने ये कल के क्लास में पढ़ा था, अगर आप मुझे बताएं तो हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ी थी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास उपलब्ध है, उस इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि एक हम लोगों के पास अर्थशास्त्र की किताब है जिससे हम लोग उसके प्रशासन यानी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं। दूसरा हम लोगों की एक बुक है इंडिका, और इंडिका से हम लोग यहाँ का यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और तीसरा है अशोक का अभिलेख, जिसके बारे में हम लोग पढ़ के अलग अलग इंफॉर्मेशन मौर्य साम्राज्य के बारे में कलेक्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि कल जब हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था कि मौर्य साम्राज्य के इतिहास के बारे में जो भी हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं इन तीन अलग अलग सोर्स से, या इसके अलावा थोड़ी बहुत और भी सोर्स हमारे पास उपलब्ध है, क्या आप लोग ये बता पाएंगे कि अर्थशास्त्र का जो बुक है इसको लिखने वाले कौन थे? चाणक्य थे। क्या आपको ये पता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। क्या आपको ये भी पता है कि कौटिल्य को एक और नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये बात तो समझ गए कि भैया अर्थशास्त्र की रचना करने वाले ये तीन अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति है, इस पे विवाद है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त कोई एक ही व्यक्ति थे। अगली बुक है हम लोगों के पास इंडिका। क्या आपको पता है कि इस बुक को लिखने वाले कौन थे? मेगास्थनी। मेगास्थनी ने इसकी रचना की थी। क्या आप ये बता पाएंगे कि हम लोगों के पास जो अभिलेख है, मैंने कहा कि बेसिकली पहले भी अभिलेख मिले हैं, चंद्रगुप्त के शासन के भी मिले हैं, लेकिन अशोक ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया कि अभिलेख लिखा जाए। अब हमारी दुविधा किस बात की है? तो हमारी दुविधा इस बात की है कि ये तीनों सोर्स पे अगर कैलकुलेशन किया जाए तो अर्थशास्त्र पे हम लोगों का इंफॉर्मेशन मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलता है, लेकिन पूरे अर्थशास्त्र के किताब में कहीं भी ना ही मौर्य साम्राज्य का कोई चर्चा है, ना ही कोई चंद्रगुप्त की चर्चा है। तो फिर हम उसको कैसे समझे कि भैया ये मौर्य साम्राज्य का इतिहास यहाँ से हमको लिया जा सकता है या मिल सकता है? दूसरी बात कि इंडिका मेगास्थनी ने लिखी जो चंद्रगुप्त के मौर्य में राजदूत के रूप में यहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन इंडिका के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी जो बुक जिस समय भी लिखी गई है वह बुक हम लोगों के पास अक्षरशः उपलब्ध नहीं है। इसके 5 पेज कोई और राइटर लिख के रखे हुए हैं, इसके 5 पेज कोई और राइटर, इसके 2 पेज कोई और राइटर, और इन राइटर के पेजों को कलेक्ट करके हम लोग इंडिका के बारे में समझ पाते हैं। उसके बाद हम लोगों का अभिलेख है कि अशोक ने अभिलेख लिखाया, लेकिन अभिलेख में क्या है कि उन्होंने केवल धर्म के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ से धर्म का ही नॉलेज तो मिलता है, लेकिन प्रशासन समाज के बारे में इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाता है। तो ये सारी दुविधाएं हम लोगों की किताबों के साथ है। लेकिन अगर ध्यान से अध्ययन करें तो हम लोग इन मौर्य साम्राज्य के बारे में इन किताबों से भी कुछ कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि अर्थशास्त्र में कितने पुस्तक है या कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है, जिसमें बिगिनिंग का जो 5 है वह किसके ऊपर है? आंतरिक प्रशासन। यानी हम लोग ऐसा समझते हैं कि यार शायद ये अर्थशास्त्र लिखा हुआ है तो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हम लोगों का ये किताब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट हम लोगों का प्रशासन से जुड़ा हुआ किताब है, ये कंप्लीट हम लोगों का राज्य शास्त्र से जुड़ा हुआ किताब है। आपने कहा कि जब बिगिनिंग का जो 5 को चैप्टर है या 5 को किताब है या 5 को अधिकरण है वह हम लोगों का इंटरनल प्रशासन के ऊपर है। उसके बाद के 8 किस पे हैं?
अंतर्राज्यीय संबंध। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर से कि दूसरे राज्य से दूसरे साम्राज्य से रिलेशन कैसा होना चाहिए, और अंतिम का जो 2 है वो किसके ऊपर है? आप जानते हैं कि जब हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को कहा गया है कि एक इंसान के जीवन में अर्थ होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, काम होना चाहिए और मोक्ष होना चाहिए। जीवन के ये 4 लक्ष्य बताए गए थे, लेकिन सबसे अंतिम में हम लोगों का मोक्ष आता है। लेकिन अगर बात किया जाए हम लोगों का अर्थशास्त्र के बारे में, तो इन्होंने हम लोगों को धर्म और काम की अपेक्षा इन्होंने अर्थ के ऊपर अच्छा काम किया है। ठीक है, अब इसी के बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों की इंफॉर्मेशन आगे बढ़ेगी और यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोगों ने अलग अलग पॉइंट पढ़ी थी कि भाई अर्थशास्त्र की रचना के ऊपर काफी विवाद रहा है हम लोगों का, लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ से कल के क्लास में अलग अलग ये चीजें पढ़े थे और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राज्यशास्त्र पे लिखी गई एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें धर्म और काम की अपेक्षा हम लोगों का अर्थ की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। अर्थ को किस रूप में जान सकते हैं? तो जीवन निर्वहन के साधन के रूप में अर्थ को माना जा सकता है या जाना जा सकता है। हम लोग कल ये भी पढ़े थे कि अर्थशास्त्र के अंदर 15 गो चैप्टर है, जिसमें 5 गो इंटरनल प्रशासन के ऊपर, उसके बाद 8 गो है बाहर के राज्य के संबंध के बारे में, 2 है हम लोगों का मिसलेनियस। फिर हम लोगों का ये भी है कि यहाँ पे जो इस बुक की रचना के बारे में अगर देखा जाए तो 4वीं शताब्दी में कौटिल्य ने लिखा था, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे, जिन्होंने नंद को या नंद के राज सत्ता को, नंद वंश को खत्म करने में चंद्रगुप्त की सहायता किए थे। हम लोग ये भी देखे थे कि बहुत जगह पे ऐसी कहानियां बनी है कि क्या ब्रदर ये लिखा हुआ, ये अंतिम बोला ना, ये बोला ना, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जैसे नंद वंश जो थे उसको हटाने में, रिमूव करने में, अपद का मतलब उनके अपने जो पद है या जो राजतंत्र है या गद्दी है उससे उन्होंने उनको रिमूव करने में, हटाने में चंद्रगुप्त मतलब ये कौटिल्य ने उनकी मदद की थी। बस यही लिखा हुआ है इसमें छोटा सा। हमने कहा था कि ये कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति लिखे होंगे या 3 अलग अलग व्यक्ति लिखे होंगे। कैसे पता चलता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहला किताब है उसका जो 19वां फॉर्मूला है या सूत्र है, जो उसमें चाणक्य का, कौटिल्य का नाम आया है, लेकिन जो 15वां चैप्टर है, जो बिल्कुल अंतिम चैप्टर है, उसका जो 73वां सूत्र है उसमें चाणक्य का नाम आता है। तो एक पहला चैप्टर में है, एक अंतिम चैप्टर में 2 अलग अलग व्यक्ति का नाम आता है। तो शायद इसलिए लोग कहते हैं कि ये 2 अलग अलग व्यक्ति ने लिखा होगा। हम लोग बेसिकली यहाँ से शुरुआत करेंगे। ये सारी बात कल हम लोग पढ़ लिए थे कि अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य की, ये क्वेश्चन में पूछा भी हाल में बीपीएससी टीचर वाले में पूछा था कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मगध साम्राज्य के प्रशासन की चर्चा की गई है। अब आप देखिएगा तो मगध साम्राज्य के प्रशासन की चर्चा जो है हम लोगों का जनरली लगता है कि यार अर्थशास्त्र में किया गया होगा, क्योंकि बहुत बचपन से हम लोग पढ़ रहे होते हैं इस बात को, लेकिन एक्चुअल में अर्थशास्त्र में मौर्य साम्राज्य या उनकी कहीं भी चर्चा नहीं है। पाटलिपुत्र की चर्चा थोड़ा सा हम लोगों को इंडिका में मिलता है, जिसमें पटना का जो कुमरार वाला इलाका है उसके बारे में हम लोगों का इंफॉर्मेशन है उसमें। फिर इसके चंद्रगुप्त के सभा के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन है हम लोगों के पास। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि भाई अर्थशास्त्र के अंदर पाटलिपुत्र की चर्चा नहीं है, मौर्य साम्राज्य की चर्चा नहीं है, चंद्रगुप्त की चर्चा नहीं है, केवल प्रशासन एक जनरल फॉर्मूले के रूप में या जनरल बात की तरह हम लोगों को लिखा गया है। फिर ये लिखा हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे नॉलेज के लिए, इसका हम लोगों के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ से ये थोड़ी सी चीजें हम लोगों को ये वाली देखनी पड़ेगी कि जो मेगास्थनीज के इंडिका है, तो मेगास्थनीज कौन थे या मेगास्थनीज किससे रिलेटेड थे? तो एक्चुअल में सेल्यूकस निकेटर थे और सेल्यूकस निकेटर के ही राजदूत के रूप में मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में काम किया था। यही लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त सेल्यूकस निकेटर की संधि के पश्चात उसे मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में भेजा गया। मेगास्थनीज ने भारत की यात्रा की और उससे जुड़े हुए अनुभव के आधार पर इंडिका नामक पुस्तक लिखी,
जितना भी उन्होंने भ्रमण किया भारत को या मगध को, घूमने के बाद उन्होंने फील किया यहाँ के सिचुएशंस को, प्रशासन को, हाव भाव को, शहर को या जो सभा है उसको, उसी के बेस पे उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी। अब ये मैंने आपसे कहा था कि मेगास्थनीज के पास जो किताबें हैं हम लोगों के पास उपलब्ध तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट इंडिका बुक हमारे पास उपलब्ध है। अब उसमें क्या होता है कि एक अलग से स्ट्रैबो हम लोगों के भूगोलवेता है, इतिहासकार भी है, दोनों ने इंडियन ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें 17 को किताब में से 15 को किताब भारत और ईरान के विषय पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उन्हीं जो भारत के ऊपर लिखा गया वो इंडिका से मिलता है या इंडिका से इन्होंने लिखा था। फिर हम लोगों का ये अलग अलग पॉइंट्स लिखे गए, इनका कोई हम लोगों के मतलब एग्जाम से लेना देना नहीं है, बस ऐसे नॉलेज के लिए अगर कोई पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकता है। फिर हम लोगों का यहाँ पे आता है कि अशोक के जो अभिलेख है, तो अभिलेख के ऊपर ये क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था, अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था। दूसरी बात यह है कि जिन अभिलेखों की हम लोग चर्चा करते हैं उसमें खुद अशोक अपने आप को किस रूप में प्रदर्शित करते हैं या किस नाम से फेमस होते हैं या बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी ऐसा पूछा हुआ हम लोगों का कि अभिलेख को निर्गत करने की राजकीय परंपरा अनिवार्य रूप से अशोक के काल में ही हुई है। और ये जो यहाँ पे जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के ब्राह्मी लिपि को पढ़ा गया है, यानी जो अभिलेख हम लोगों के लिखे गए हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, और इनको पढ़ने का काम किसने किया है, जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो हम लोगों का अभिलेख है, उस अभिलेख को रेगुलर बेसिस पे प्रमोट करने का या रेगुलर बेसिस पे हम लोगों का बनवाने का जो काम है वो किसने किया है। मौर्य साम्राज्य में अभिलेख को निर्गत करने की जो रेगुलर परंपरा है उसको किसने डेवलप किया है, तो अशोक ने डेवलप किया है, ठीक है। अशोक के अभिलेख में लिखे गए लिपि को किसने पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो अभिलेख है उस अभिलेख के ऊपर अशोक ने अपने आप को किस नाम से उत्कीर्ण कराया, किस नाम से अपने आप को लिखा है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अशोक को देवानंद प्रिय, जो देवताओं का प्रिय हो, या प्रियदर्शी, जिसका चेहरा सुंदर हो, ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हम लोगों का बनता है। पहला ये क्वेश्चन बनता है कि अभिलेख लिखने की जो रेगुलर परंपरा है वो किसने डेवलप की है या किसके राज शासन काल में हुआ है, तो अशोक के। अशोक के जो अभिलेख है वो किन लिपियों में है, तो ब्राह्मी में भी है, अरामेइक में भी है, खरोष्टी में भी है, 3 अलग अलग जगहों पे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको बिहार में कोई अभिलेख देना है या कोई लेटर देना है तो बिहारी लैंग्वेज में देना होगा जो कि सब पढ़ पाए। अब मान लीजिए कोई जो है साउथ में अभिलेख या लेटर देना चाहता है तो उसको वहां की भाषा में देना होगा, तमिल में देना होगा, कन्नड़ में देना होगा, तेलुगु में देना होगा। अगर किसी को मान लीजिए कि लंदन में कोई चीज भेजना है, जाहिर सी बात है इंग्लिश में भेजना होगा, चाइना में भेजना है तो तभी ना ज्यादा लोग उसको समझ पाएंगे। तो अशोक ने भी यही काम किया कि जिस इलाके में जिस तरह के लोग थे, जिस तरह की लिपि पढ़ने वाले लोग थे, उसी तरह की लिपि को उन्होंने उसमें मेंशन कराया। एक बार फिर से इसको देख के बताइएगा, जितना देर हम लोगों ने पढ़ा कि नंद वंश को खत्म करने वाला या नंद वंश को हटाने वाला शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की, मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी सेनापति के साथ में युद्ध किया था, सेलुकस निकेटर। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत में राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य। सेलुकस निकेटर और किस मौर्य साम्राज्य के राजा के द्वारा यह बीच में युद्ध हुआ था, सेलुकस निकेटर और किस मौर्य शासक के बीच में लड़ाई हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को
मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन महान शासक मौर्य साम्राज्य का कौन था? तो शक्तिशाली या वास्तविक संस्थापक तो हम चंद्रगुप्त को मान सकते हैं, लेकिन अगर महान की बात है तो उस कंडीशन में हम लोग अशोक का नाम लेते हैं। क्या आपको पता है कि हम लोगों का अभिलेख लिखने की जो रेगुलर परंपरा है उसको किसने डेवलप कराया, किसने करवाया? अशोक ने करा। अशोक की लिपि को किसने पढ़ा है? जो अशोक के अभिलेख हैं वो कौन कौन से या किन किन लिपियों में है? ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है और आरामीक में है। जो हम लोगों का पाकिस्तान या ऊपर वाला अफगानिस्तान का इलाका है उसमें हम लोगों का आरामीक मिलता है। हाँ, आगे कहीं लिखा होगा, आगे आएगा भी। ये आरामीक है। हाँ, ये लिपि है। संस्करण मतलब जैसे अलग अलग ये हो गया ना, ये अलग लिपि हो गया अलग, तो ये उस संस्करण को इसीलिए बोला। हाँ, फिर हम लोगों का ये लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने अभिलेख पे खुद को किस नाम से प्रचलित किया है? देवानंद प्रिय और प्रियदर्शी। देवानंद प्रिय का मतलब क्या होता है? जो देवताओं का प्रिय हो। प्रियदर्शी का मतलब क्या है? जिसका चेहरा हाँ सुंदर। फिर हम लोगों के पास आता है कि अर्थशास्त्र में कितने किताबें हैं या कितने पुस्तकें हैं? 15। उसमें से आंतरिक प्रशासन के ऊपर कितने हैं और बाह्य प्रशासन के ऊपर या इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर मिसलेनियस में कितने हैं? क्या आप ये बता पाएंगे कि चाणक्य का दूसरा तीसरा नाम क्या था? गुड। हम लोगों को मौर्य साम्राज्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किन किन सोर्सों से मिलती है? तो जो मैक्सिमम है, एक तो अर्थशास्त्र से मिल गया, दूसरा हम लोगों का किससे मिलेगा? इंडिका से मिलता है। और अशोक का, अशोक के जो अभिलेख है उसमें मैक्सिमम किसकी बातें हुई है? धर्म की बातें हुई है। जो अशोक के अभिलेख है उसमें मैक्सिमम किसकी बातें हुई है? धर्म की बातें हुई है। धर्म की बातें हम उस समय प्रकृत भाषा में हम लोग यूज करते थे। क्या आपको ये पता है कि हम लोगों की जो इंडिका है, अच्छा, अर्थशास्त्र जो है किस तरह की किताब है? राज्यशास्त्र या प्रशासन पे लिखी गई पुस्तक है ना। तो फिर उसमें ये भी हम लोगों का मेंशन किया गया है कि अर्थशास्त्र में कहीं भी मौर्य वंश का कोई जिक्र नहीं है, पाटलिपुत्र का कोई जिक्र नहीं है, मौर्य प्रशासन का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हम लोग उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य उस समय, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो क्योंकि ये तो बात लिखा गया कि भाई चाणक्य नाम के मंत्री थे उनके, कौटिल्य नाम के मंत्री थे उनके, तो ये बात तो लिखी गई है। फिर हम लोगों को ये लिखा गया है कि अशोक ने अभिलेख जो है किन किन लिपियों में निर्गत किए, किन किन लिपियों में लिखवाए। तो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी लिपि है और फिर हम लोगों की आरमेइक लिपि है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में निर्गत किए गए हैं। केवल मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी में प्राकृत भाषा के खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कुछ अभिलेख ग्रीक तथा आर्मेनिक संस्करण में भी हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो अगर बात किया जाए किन किन लिपियों की बात हो गई हम लोगों के सामने, तो एक तो हम लोगों की ब्राह्मी लिपि की बात हो गई, फिर हम लोगों का आया खरोष्टी लिपि की बात हो गई, खरोष्टी लिपि की बात हो गई, फिर प्राकृत भाषा की बात हुई है। ये भाषा है और ये लिपि है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा ना। जैसे हम लोगों का भाषा का विकास आज से कितना साल पहले हुआ है? भाषा का विकास कितना लाख साल पहले हुआ है? 20 लाख साल पहले भाषा का आविष्कार हुआ या भाषा का इस्तेमाल हुआ। लेकिन लिपि का, तो जब हम लोग अपना सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं वहां से लिपि की हम लोगों की शुरुआत होती है। उससे पहले आप पढ़े होंगे कि हम लोगों का जो है 2 और जगह है जहाँ पे लिपि का आविष्कार हुआ, पढ़े हैं ना। लिपि का मतलब जिसको लिखा जा सके, लिखा जा सके। भाषा का मतलब जिसको बोला जा सके, जिसको बोल के भी समझा जा सके। जैसे गांव में हम लोगों के दादाजी हो सकता है कि निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, लिपि का ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास भाषा है। जैसे आप देखे होंगे कि हम लोगों का जो वेद है वह वेद में भाषा तो है लेकिन वह लिखा हुआ नहीं है, मतलब उसमें लिपि नहीं है। केवल हम लोग उसको सुन सुन के याद करने के ऊपर जाते थे।
तो हम लोगों के ब्राह्मी हो गई, खरोष्टी हो गई, और उसके बाद हम लोगों का ग्रीक और आर्मेनिक, ये हो गया उसके अभिलेख। अभिलेख में उसका नाम क्या रखा गया है? देवानंद, प्रिय और प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का मतलब क्या है? जो देखने में सुंदर हो। देवानंद प्रिय का मतलब क्या है? गुड है। ग्रीक भाषा भी है, और आर्मेनिक और ग्रीक हम लोगों की भाषा ही है। फिर हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक साथ, जैसे आप देखे होंगे कि अभी के टाइम में जब आप कुछ लिखते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं, तो उसमें दो भाषा का इस्तेमाल हुआ है। कोई कोई हो सकता है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा संस्कृत का भी इस्तेमाल करता है, तो उसमें तीन गो भाषा का इस्तेमाल हो गया। तो उन्होंने एक लेख लिखवा दिया, कि भैया ये हम लोगों का लेख है, उसमें यहाँ पे कोई और भाषा का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कोई और भाषा का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कोई और एक भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा होता है ना, बहुत जगह आप पढ़े होंगे हिंदी और इंग्लिश और उर्दू में। जैसे आप स्टेशन का नाम देखे होंगे, स्टेशन का बोर्ड लगा रहता है, तो उसमें हम लोगों का देखिएगा ध्यान से, गौर से, तो हिंदी में भी नाम रहता है, इंग्लिश में भी नाम रहता है, और हम लोगों का उर्दू में भी स्टेशन का नाम रहता है। तो यहाँ पे तीन तरह की भाषा का इस्तेमाल हम लोगों का हुआ है ना। तो यहाँ पे हम लोगों का वही लिखा हुआ है कि सर एक पूना, ये दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में कंधार के निकट सर एक पूना, ग्रीक आर्मेनिक भाषा का इस्तेमाल हम लोगों का हुआ है, ठीक है। और कंधार, ये कम बात लिखते हैं, कंधार है ये, कंधार और लंपक, हाँ लंपक सही है, के निकट प्राकृत और आर्मेनिक हम लोगों का आर्मेनिक द्विभाषी का अवयव में मिले हुए हैं। हाँ, अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं, हालांकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मौजूद नहीं है, ना ही कहीं पे मौजूद है, बस अपनी नॉलेज के लिए, कि बेसिकली अभिलेख हम लोगों का 5 प्रकार का है, तो इसमें 4 तरह का लिखा हुआ है। एक गुफा अभिलेख भी हम लोगों का है, एक हम लोगों का गुफा अभिलेख भी है, जहां पे हम लोग अलग अलग गुफाओं के अंदर भी कुछ पॉइंट करके लिखे हुए। तो अभिलेख का बेसिकली 5 को प्रकार हो गया। एक हम लोगों का शिलालेख हो गया, एक हम लोगों का स्तंभ लेख हो गया, ठीक है। शिलालेख हम लोगों का हो गया कि भाई कोई पत्थर हो गया और उस पत्थर के ऊपर कुछ हम लोगों ने लिख दिया, ये हो गया हम लोग का शिलालेख। स्तंभ लेख क्या हो गया? कोई पिलर हो गया, इस तरह का लंबा मैटर, इस तरह का लिख दिया हम लोगों का, ये हो गया स्तंभ लेख ना, पिलर के ऊपर लिख दिया। अब इसी में कोई छोटा सा पत्थर होगा तो बोल दिए भाई छोटा शिलालेख है, कोई छोटा सा ऐसा पिलर हो गया उसे बोल दिए छोटा सा। 4 को यही प्रकार हो गया। और फिर 5वां प्रकार है हम लोगों का किसी गुफा में लिखे जाने का, तो उसमें शिलालेख में स्तंभ लेख अलग हो गया और शिलालेख हम लोगों का अलग हो गया। लेकिन यहाँ से कोई क्वेश्चन हम लोग का है नहीं, क्या देखिए यहाँ पे लिखा तो गया है एक अलग छोटा सा मैटर, जिसमें हम लोगों का लिखा गया है कि 150 ईस्वी में रुद्र दामन द्वारा निर्मित जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के शासन काल में प्रारंभ किया गया था और अशोक के शासन काल में संपन्न हुआ था। ये क्वेश्चन हम लोगों का पूछता है कि सुदर्शन झील का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में उसका जिक्र हुआ है। सुदर्शन झील का जिक्र किसमें हुआ है? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। इसको कब मेंशन किया गया या कब लिखा गया या कब किया गया? 150 ईस्वी में। किसके द्वारा निर्गत किया गया था? रुद्रदामन। किसके द्वारा? रुद्रदामन। ये लिखा हुआ है रुद्रदामन। किसके द्वारा लिखा गया है? रुद्रदामन। इसमें किसकी चर्चा है? सुदर्शन झील की। किस बात की चर्चा है? कि चंद्रगुप्त के शासन में प्रारंभ हुआ था लेकिन अशोक के शासन में ये संपन्न हुआ था। ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों का ये तैयार होता है कि भाई रुद्रदामन ने कौन से अभिलेख निर्गत किए थे? जूनागढ़ या गिरनार। कब हुआ था?
उसमें किसकी चर्चा है? किसकी चर्चा है? सुदर्शन झील की। उसमें क्या बात मेंशन किया गया है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त के शासन में शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था? अशोक के शासनकाल में खत्म हुआ था। अब यहां से ये वाला पॉइंट हम लोगों के एसएससी में भरा पड़ा हुआ है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जो बिगिनिंग के 3 महापुरुष हुए या 3 राजा हुए, जिसमें चंद्रगुप्त का नाम आता है, बिंदुसार का नाम आता है और हम लोगों के अशोक का नाम आता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त ने कब से कब शासन किया? चंद्रगुप्त ने कब से कब शासन किया? तो बेसिकली थोड़ा सा इसके ऊपर कंफ्यूजन भी है, क्योंकि हम लोगों का सिकंदर के युद्ध के बाद ही उनका शुरू होता है। तो 324 बीसी से लेके 297 बीसी तक में हुआ है। दूसरा कि बिंदुसार कहां से कहां तक है? 297 से 2273। और उसके बाद अशोक का शासन कहां से कहां तक जाता है? 324 से 297। फिर अगला जाता है 297 से 273। और फिर शासन में अशोक के ऊपर थोड़ी सी कंफ्यूजन है? हाँ, 268 लिखा है, लेकिन ये 272 भी हो सकता है। अगर दिया 272 तो उसको भी टिक आउट किया जा सकता है। 272 क्यों? क्योंकि 4 साल उन्होंने ले लिया था अपना राजा बनने के लिए युद्ध करने में अपने भाइयों से। चूंकि ऐसी कहानी है कि अशोक ने अपनी 99 भाइयों की हत्या करके, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ किताबें कहती हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म से रिलेटेड किताबें, उसमें हम लोग का लिखा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 4 साल लगा उनको 99 भाई को मारने में। उसके बाद उन्होंने राजगद्दी को संभाला। क्यों संभाला? क्योंकि उनके पिता बिंदुसार चाहते थे कि उनके दूसरे पुत्र सुसेन वहां के राजा बने, लेकिन अशोक चाहते थे, या बहुत सारे मंत्री चाहते थे कि अशोक बने। इसी युद्ध में काफी लंबा समय तक युद्ध चला, तो उसी में 4 साल उनको लग गया। तो उन्होंने एक्चुअल में 268 से ही अपना राज्यभार संभाला है। 4 साल लड़ाई करने में लग गए भाइयों से। नहीं, सेनापति नहीं रहे, जहां तहां लड़ाई होती है। जैसे ऐसी कहानी है कि सुसेन को मारने के लिए सुसेन के पास एक तांत्रिक विद्या था। तांत्रिक विद्या में क्या था कि अगर उनके शरीर का कोई अंग कट जाए तो खुद ही जुड़ जाता था। ऐसी कहानी है। तो उनको मारेंगे तो फिर से वो जीवित हो जाएगा, उसका अंग बन जाएगा। तो क्या किए अशोक ने? क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि ये हम लोगों का पटना हो गया, ये हम लोगों का महल हो गया, तो उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट एक थोड़ा सा गड्ढा खुदवाया और इस गड्ढे में कंप्लीट कोयला भर दिया। उसके बाद सुसेन बाहर से युद्ध करने के लिए आए, तो ये खुद अपने यहीं पे खड़े हो गए, थोड़ा सा आगे बढ़े, बोले ठीक है आओ युद्ध करते हैं हम लोग आपस में। अब ये जैसे ही आगे बढ़े तो इसमें गिर गए कोयले वाले भट्टी में। इनको ऊपर से बालू नजर आ रहा था, क्योंकि बालू ऊपर से भरवा दिया गया था। जैसे ही ऊपर बालू के ऊपर गया वो धंस गए। तो फिर उन्होंने अंतिम भाई सुसेन की हत्या इस तरीके से कराई, जो कि रियल में वहां पे उनके पिताजी चाहते थे कि वही राजगद्दी संभाले। तो लोग कहते हैं कि अशोक बचपन से क्रूर थे। क्रूरता के ऊपर ऐसी कहानी है कि अशोक बचपन से क्रूर थे, फिर बाद में दयालु बन गए। लेकिन कितना दयालु बने हम लोग देखेंगे कि उस दयालु का लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये छोटी सी बात पढ़ी, जिसको आप मुझे बताएंगे कि हम लोगों के मौर्य वंश के जो शुरू के 3 शासक हुए, तो चंद्रगुप्त का शासन कहां से शुरू होता है? तो 324 से लेके 200। बिंदुसार कहां से कहां तक काम करते हैं? 297 से। अशोक कहां से कहां तक काम करते हैं? श्योर। अब इसमें छोटी सी कहानी है, इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बस ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं कि दिग्निकार, महावंश, और ये हम लोगों का बौद्ध धर्म का लिखा गया किताब है। महावंश और दिव्यावदान जैसे मौर्य ग्रंथों में, ये बौद्ध ग्रंथ है एक्चुअल में, बौद्ध ग्रंथों में मौर्य वंश के क्षत्रिय कहा गया। यानी कि हम लोगों को जो मौर्य है उनको क्या कहा गया है? तो मौर्य वंश का क्षत्रिय कहा गया है।
जिनका राज्य कहां से चलता था, तो पीपली वंश से राज्य करते थे। दूसरी ओर परिशिष्ट बर्मन एक किताब है हम लोगों की, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त की माता मयूर पोषक के किसी गांव के मुखिया की पुत्री थी। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त समाज में निचली जाति से बिलोंग करते थे। क्षेमेंद्र तथा सोमदेव जैसे पूर्व मध्यकालीन लेखक ने उसे पूर्व नंदसुत माना, यानी कि हम लोग का जो नंद का एक पुत्र है, नंद का ही एक पुत्र है, वैसा उन लोगों ने माना है। तो आप देखिएगा तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा हम लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ऐसे नॉलेज के लिए है कि भाई चंद्रगुप्त के इतिहास के बारे में क्या कहा जाए, कि कौन से वंश से थे या कहां से थे। तो कुछ किताबें उनको क्षत्रिय कहती है, कुछ किताबें उनको निचली जाति का कहती है, कुछ लोग कहते हैं कि नंद वंश का ही वो नंद वंश में ही अपने पुत्र थे या उसी के शासक रहे हैं। ये अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया गया है। एक जगह ये आता है, ये जो लिखा हुआ नंद का वैधानिक उसी में आता है कि विष्णु पुराणी में एक टीकाकार है गुंडीराम, उसके अनुसार चंद्रगुप्त नंद शासक सर्वात सिद्धि के पुत्र मौर्य तथा उसकी पत्नी मूरा के मतलब मूरा नाम की पत्नी से उत्पन्न बड़ा पुत्र था। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त के बारे में कि वो कहाँ का था, कौन था, इसके ऊपर काफी विवाद है। कुछ लोग उसको मानते हैं कि भाई वो क्षत्रिय था, कुछ लोग उसको निम्न कुल का मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि नंद सम्राट एक था सर्वाद सिद्धि, उसी का वो पुत्र था। ठीक है, ऐसी कहानी भी चली है। आप कुछ ऐसे जैसे ये विष्णु पुराण का हम लोगों का लिखा गया एक टीकाकार, इसमें ऐसी कहानी भी है कि चंद्रगुप्त के माता को जो घनानंद है या धनानंद है, उसने गुलाम बना लिया था, दास बना लिया था, और उसको काम करने के लिए मजदूरी पे लगा दिया था। क्यों? क्योंकि वह अपने उसके भाई की पुत्री या पत्नी का जो था, तो ये इसको मार दिया गया। मारने के बाद उसकी पत्नी को ऐसे ही दासी बना दिया गया या काम करने के लिए रखा गया। फिर बाद में चंद्रगुप्त उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं, छुड़ा भी देते हैं। ये ऐसी अलग अलग कहानियां हैं। यहाँ पे हम लोगों का लिखा हुआ है कि एक परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने तक्षशिला के चाणक्य कौटिल्य विष्णुपुर नाम के किसी ब्राह्मण की मदद से नंद सम्राट को हटा दिया। फिर हम लोगों का लिखा हुआ है कि यूनानी सोर्स में दर्ज है कि वास्तव में चंद्रगुप्त, ये वास्तव है, ठीक है, वास्तव में चंद्रगुप्त और सिकंदर के बीच में एक मुलाकात हुई थी, और इन स्रोतों में ही चंद्रगुप्त और सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध का उल्लेख है, जो सिकंदर के साम्राज्य का पूर्वी प्रांतों का उत्तराधिकारी था। यानी सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन है? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर किसको राजदूत बनाया? मेगास्थनीज को। तो यहाँ पे है कि सेलुकस निकेटर किसका उत्तराधिकारी था? सिकंदर का। सिकंदर कहाँ कराने वाला था? यूनान का। ठीक है, और सेलुकस निकेटर का यह युद्ध कब हुआ था उन दोनों के बीच में? 301 में। 301 में युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर के बीच युद्ध होता। फिर बाद में ये युद्ध एक संधि पे खत्म हुआ, जिस संधि में क्या लिखा गया कि भाई साहब जो हमारा मेगास्थनीज है वो आपका राजदूत बन के आपके राजमहल में रहेगा। दूसरा ऐसी कहानी बनती है कि ये युद्ध तब खत्म हुआ कि चंद्रगुप्त को कुछ अलग अलग राज्य मिल गए वहां पे पंजाब वाले इलाके के अंदर। और ऐसी भी कहानी है कि सेलुकस निकेटर की एक पुत्री थी हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त से हुई, लेकिन बहुत सारी किताब इसको वैलिड नहीं मानते, उसकी कहीं पे बात जिक्र नहीं होती। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के विषय में एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य क्या है? तो रुद्रदामन की अभिलेख के रूप में हम लोगों के पास उपलब्ध है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, और अशोक के बाद फिर हम लोग देखेंगे बिंदुसार के बारे में। तो जब कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे तो ये इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का इतिहास क्या था। लेकिन मैंने कहा कि ये आज अच्छा लिखा गया है, तो आप एक बार इसको पढ़ के आएंगे तो कल के क्लास के लिए हम लोगों का यूजफुल होगा। ठीक है, तो हाँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। ऐसा लगे सेव तो नहीं होगा, मैं फिर भी कर देता हूँ, एक बार सोफा में डिलीट हो गया। लेकिन कल के क्लास में मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ेंगे, एक बार उसको रीडिंग देके आएंगे अब, तो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए आसान होगा। ठीक है, तो चलिए फिर कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद साहब।